नमस्कार बंधुओं, आज एक नया विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इतिहास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भाग 1। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में मैं 3-4 वीडियो बनाने वाला हूँ अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उनमें से पहले भाग के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके प्रारंभिक अभियान क्या थे, कौन कौन से उसने आक्रमण किए थे प्रारंभ में, और उस समय उसका भारत में राज्य स्थापना का कोई भी इरादा नहीं था। वो भारत में आया, आक्रमण किए, लूटा क्षेत्र को और वापस चला गया। ऐसा उसने कई बार किया, लेकिन उसके बाद जब भारत की स्थिति को वो समझ गया तब उसके मन में राज्य स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की उसने स्थापना की। तो पहले भाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि आखिर उसने कौन कौन से अभियान चलाए थे। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर बाबर कौन था। तो इसके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद फिर अभियानों के बारे में बात करेंगे। तो बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीना फरगना में हुआ था। फरगना एक रियासत थी मध्य एशिया के अंतर्गत। वहां इसके पिता शासक थे और उनके यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इसकी माँ का नाम था कुतुबुल निगार खानम। कुतुबुल निगार खानम जो थी वो चंगेज खां की वंशज की थी। यानी चंगेज खां जो कि पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत बहुत ही खूंखार शासक रहा था किसी भी समय, उसके वंश की थी। और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूरलंग का 5वां वंशज था। यानी कि तैमूरलंग भी उतना ही खूंखार वंश और चंगेज खां का भी उतना ही खूंखार वंश। तो कहने का मतलब है दो बहुत ही प्रतिष्ठित वंशों की संतान थी ये। और इनका जो राजघराना था वो चुगताई वंश का था। इनका जो पूरा राज परिवार था जो शासन कर रहे थे वो चुगताई वंश का था। जब ये बालक पैदा हो गया तो ये शुरू से ही बड़ा शरारती था और बहुत ही बुद्धिमान था। इनके पिता ने उमर शेख मिर्जा ने शिक्षा की पूरी व्यवस्था की थी और इसने बड़े ही मनोयोग के साथ तुर्की, फारसी, इतिहास और सैनिक शिक्षा ग्रहण की थी। बहुत उच्च स्तरीय सैनिक शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में वो एक अच्छा साहित्यकार भी बना था। उसने पुस्तकें भी लिखी थी जिसमें तुझके बाबरी स्वयं की आत्मकथा भी उसने लिखी थी। पिता की 8 जून 1494 को मृत्यु हो गई थी। 8 जून 1494। इनके पिता को कबूतर उड़ाने का बहुत शौक था, तो छत पर कबूतर उड़ा रहे थे, पैर फिसल गया, जमीन पर आकर गिरे और खुदा को प्यारे हो गए। तो उस समय 11 वर्ष की उम्र थी बाबर की। बाबर को गद्दी पर बिठा दिया गया जून 1494 ईस्वी में। तो 11 साल का बालक फरगना का शासक बन बैठा और इसके बाद उसने अपने जीवन में कभी मुड़ करके नहीं देखा। एक से एक बड़ी सफलताएं अर्जित की और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने और 4 वर्ष तक शासन करने के बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई थी। और जैसी कि इसने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे मेरी राजधानी में दफनाया जाए। काबुल उसकी राजधानी हुआ करती थी। काबुल को जीत करके इसने राजधानी बनाया था किसी समय में। तो काबुल से ये बहुत प्यार करता था, इसलिए इसने काबुल की इच्छा जाहिर की थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। उसी की इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया और वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया। तो इस तरीके से बाबर का ये छोटा सा जीवन परिचय था। और अब जिसके लिए हम बात कर रहे थे तो उसके बारे में बात करेंगे कि प्रारंभिक अभियान क्या थे, कौन से आक्रमण। तो सबसे पहला जो आक्रमण उसने भारत की सीमा पर किया था वो था सीमांत क्षेत्र में बाजौर पर आक्रमण। बाजौर जो वर्तमान समय पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी इलाका है और कुछ इसमें अफगानिस्तान का भाग आता है। उस समय वो भारत का भाग हुआ करता था। 1519 ईस्वी में बाजौर के किले पर इसने आक्रमण किया और काफी दिनों तक घेरा डाले रहा और जब तक उसको जीत नहीं लिया तब तक चैन से नहीं बैठा।
किले पर इसका कब्जा हो गया और इस क्षेत्र में आसपास में जो लोग रहते थे वो यूसुफ जई जाति के लोग होते थे। इनको बाबर ने बड़ी क्रूरता के साथ इनका दमन किया, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि चारों तरफ आतंक फैला दिया जाए, जिससे कि लोग भयभीत हो जाएं और अपने आप ही हथियार डाल दें और हम एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लें। इसके बाद जब वो आगे बढ़ा, आतंक फैलाने वो सफल भी हो गया, आगे बढ़ा तो भेरा के लोगों ने बिना कोई प्रतिरोध किए हुए समर्पण कर दिया। तो बाजौर पर तो उसे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भेरा के लिए उसे कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ा और इसके बाद हिंदू वेग नामक व्यक्ति को इस क्षेत्र को सौंप करके वो वापस काबुल लौट गया। तो इस तरीके से ये पहला अभियान था उसका, जब वो सीमांत क्षेत्र में आया, एक क्षेत्र पर आक्रमण किया, यूसुफ जई जाति का दमन किया और भेरा पर कब्जा करने के बाद हिंदू बेग को यहाँ की जिम्मेदारी सौंप करके वो वापस चला गया काबुल। इसके बाद दूसरा अभियान 1519 में ही ये दूसरा अभियान हुआ। उसके बाद उसने किया और इस अभियान में क्या हुआ कि बाबर जब वापस चला गया था तो हिंदू बेग को छोड़ गया था उस क्षेत्र विशेष पर शासन करने के लिए, मगर हिंदू बेग को भेरा के लोगों ने खदेड़ दिया, क्योंकि वो उतना शक्तिशाली साबित नहीं हुआ, वो कमजोर था, इसलिए उसको खदेड़ दिया। और यूसुफ जई लोग जो थे वहां के, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम हिंदू बेग के आदेश का पालन नहीं करेंगे। जब ये बात बाबर को पता चली तो बाबर फिर से सेना लेकर के आया और दूसरी बार उसने आक्रमण कर दिया। जब दूसरी बार आक्रमण कर दिया तो उसने अब की बार में बाजोर को रौंदता हुआ, भेरा को रौंदता हुआ और आगे तक बढ़ गया और यूसुफ जई लोगों का फिर से उसने दमन कर डाला। और यहाँ पर आकर के उसने क्या काम किया, बहुत सा धन इकट्ठा किया और अनाज इकट्ठा किया ताकि आगे के लिए अपना अभियान चला सके और पेशावर में पहुंच गया। पेशावर के लोगों पर भी उसने दमन किया, बहुत सारा धन इकट्ठा किया। और इसी समय क्या हुआ कि बदख्शां एक जगह थी, वहां पर कंधार के शासकों की ओर से सीमांत जो शासक थे दूसरे राज्य के, वो उसकी सीमा तक आ चुके थे। तो उसकी रक्षा करने के लिए, बदख्शां की रक्षा करने के लिए वो फिर से काबुल लौट गया। तो इस तरीके से ये उसका दूसरा अभियान था जिसमें उसने भेरा से आगे बढ़ते हुए पेशावर तक कब्जा कर लिया था और फिर से अपने प्रतिनिधियों को वहां की जिम्मेदारी सौंपकर एक बार फिर से वापस चला गया। अब इसके बाद तीसरा अभियान था, तीसरा आक्रमण था भेरा एवं सियालकोट पर आक्रमण। अब लगभग 1 वर्ष का समय बीतने के बाद 1520 ईस्वी में बाबर ने भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया। जब भी उसे धन की जरूरत होती थी या जब भी वो सुनता था कि भारत में जो क्षेत्र उसने जीते हैं उन क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा है, तो वो फिर से तैयारी करके चल देता था। अब की बार उसने क्या काम किया है कि उदंड अफगानों का दमन करते हुए, जो अफगान लोग थे वो उदंड थे। उदंड इसलिए शब्द उपयोग में लाया गया है कि वो जब चाहे जब क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते, कभी छोटे क्षेत्र पर तो कभी बड़े क्षेत्र पर, वो चैन से नहीं रहने देते थे। तो इसलिए उनका दमन करते हुए आगे बढ़ा और अब की बार सैयदपुर और पेशावर पर कब्जा कर लिया सबसे पहले तो उसने, और इसके बाद लगातार आगे बढ़ता चला गया। और इसी समय क्या हुआ कि कंधार के शासक साहबे अर्धुन ने काबुल की सीमा पर आक्रमण कर दिया। और काबुल पर जब आक्रमण हुआ तो उसके बाद इधर जब वो आगे बढ़ रहा था तो पेशावर से और आगे बढ़ते हुए सियालकोट तक उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन इसी समय समाचार मिला कि कंधार का जो शासक है वो काबुल की सीमा पर उसने सेना लगा दी है लाकर के। अब काबुल बचाना बाबर के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए बाबर ने कंधार की ओर अपनी सेना मोड़ दी और एक बार फिर से वो वापस चला गया। और बाबर ने कंधार में जाकर के, उसको 2 वर्ष लग गए उस क्षेत्र को जीतने में। और साहबे अर्धुन को जब उसने हरा दिया तो साहबे अर्धुन उसको छोड़ करके चला गया। हालांकि बाद में भी कंधार में विद्रोह होती रहे बाबर के खिलाफ और 1525 ईस्वी में जाकर के पूरी तरीके से उसका कब्जा हो पाया था। और जब साहबेग इसी दौरान
कंधार को छोड़ करके सिंध की ओर उसने अपना ध्यान लगाया और कंधार उसके हाथ से निकल गया, सिंध के क्षेत्र में वो आगे बढ़ गया था। तो 1525 में बाबर ने पूरी तरीके से कंधार पर कब्जा कर लिया और अपने पुत्र कामरान को कंधार के किले का किलेदार नियुक्त कर दिया। तो ये 1525 की घटना है, लेकिन उस 1520 में वो कंधार में वापस चला गया था। इसके बाद चौथा आक्रमण या चौथा अभियान जो था वो सुल्तानपुर एवं लाहौर पर आक्रमण। अब इसके बाद 1524 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने बाबर को आक्रमण का निमंत्रण दिया। देखिए यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम है, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। ये दोनों ही लोधी सरदार जो थे वो इब्राहिम लोधी, जो कि भारत का इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था, सुल्तान था, उससे ये लोग नफरत करते थे। इनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, लिहाजा ये इब्राहिम को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा देना चाहते थे और उसकी जगह पर आलम खां को बना देना चाहते थे दिल्ली का शासक। और इसके लिए ये दोनों ये काम नहीं कर सकते थे, इनको और शक्ति चाहिए थी, इसलिए इन्होंने बाबर को बुलाया, निमंत्रण दिया 1524 ईस्वी में। क्योंकि उद्देश्य क्या था, इब्राहिम लोधी को अपदस्थ कर आलम खां लोधी को दिल्ली की गद्दी पर बिठाना चाहते थे ये दोनों लोग। अब क्या होता है, उधर आलम खां लोधी यही अर्चना लेकर के, यही निवेदन पत्र लेकर के काबुल में बाबर के पास चला गया। वो वहां पर बाबर से निवेदन कर रहा है कि चलिए और हिंदुस्तान पर आक्रमण करिए, दिल्ली की गद्दी खाली करवाइए और दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने में हमारी मदद कीजिए। बाबर ने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और निमंत्रण स्वीकार करके वहां से सेना लेकर के चल दिया और अब की बार आकर के उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। तो आप देखेंगे कि पूरा बाजौर, भेरा, पेशावर, सियालकोट, सैयदपुर, इन सबको जीतते हुए कहां तक आ गया, पंजाब तक आ गया, लाहौर तक आ गया। तो अब की बार उसने क्या काम किया, लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण कर दिया और इन दोनों शहरों को बहुत बुरी तरीके से लूट लिया। जब लूट लिया तो उसी समय अब इसको वापस काबुल लौटना था, तो उसने दौलत खां को, ये पहले दौलत खां ये चाहता था कि इस युद्ध के बाद जब बाबर जीत जाएगा तो हमें पंजाब का सूबेदार बना देगा और वो वापस चला जाएगा। कहने का मतलब है दौलत खां पंजाब का सूबेदार बनना चाहता था, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसको केवल जालंधर और सुल्तानपुर जिले दे दिए और बाकी जो क्षेत्र था जो जीता गया था वो अन्य अधिकारियों को दे दिया और वो खुद वापस चला गया और अधिकारियों से कहा कि आपको यहाँ का शासन चलाना है। तो इस तरीके से बाबर चौथी बार पंजाब के क्षेत्र तक आकर आक्रमण किया, जीत करके वापस चला गया। अब इसके बाद अंतिम आक्रमण होता है बाबर का पांचवा आक्रमण या पांचवा अभियान, और ये दीपालपुर पर आक्रमण और पंजाब पर अधिकार फिर से करता है। अब जब वापस जा रहा था चौथे अभियान के बाद, जब बाबर काबुल वापस जा रहा था तो दीपालपुर आलम खां को प्रदान किया था उसने। देखिए दौलत खां को उसने सुल्तानपुर और जालंधर दिया था और जब वापस गया तो आलम खां को दीपालपुर दिया था, लेकिन ये दोनों ही सरदार संतुष्ट नहीं हुए थे क्योंकि इनकी इच्छाएं कुछ अलग थी। आलम खां जैसा कि चाहता था कि दिल्ली पर आक्रमण करके और इब्राहिम लोधी को हटा देगा और स्वयं गद्दी पर बैठ जाएगा। तो बाबर ने यह कहा था कि यदि जरूरत पड़े, अपने मुगल सैनिकों से कहा था तो इनकी मदद करना, लेकिन आलम खां ने बिना मदद लिए ही आक्रमण कर दिया दिल्ली के क्षेत्र पर। तो फिर 1526 ईस्वी एक बार फिर से वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया और दौलत खां लोधी भयभीत होकर के मिलवट के किले में, जैसे ही बाबर अपनी सेना लेकर के आया वो मिलवट के किले में छिप गया
और यहां तक आते आते बाबर ने 12,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था और उनके साथ किले को घेर लिया और दौलत खां को बंदी बना लिया। जब दौलत खां को बंदी बना लिया तो उसके बाद दौलत खां को ये कहा गया कि इसको भेरा के किले में भेज दिया जाए, वहीं पर इसको बंदी के रूप में रखा जाएगा। लेकिन जब उसको भेरा ले जाया जा रहा था तो वो रास्ते में ही मर गया और इस तरीके से दौलत खां का पतन हो गया और पूरे पंजाब पर अब बाबर का अधिकार हो चुका था। तो पंजाब पर बाबर का अधिकार हो चुका था। ये जो 5 अभियान थे, इन 5 अभियानों ने बाबर को भारत की पूरी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति समझने में मदद की थी और अब बाबर ने निर्णय लिया था कि यदि अब हम कोई भी आक्रमण करेंगे तो वापस नहीं जाएंगे बल्कि भारत में राज्य स्थापित करेंगे। और इसके बाद अप्रैल 1526 में उसने जब आक्रमण किया था तो पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरीके से आपने हमारा वीडियो देखा जिसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और आने वाले समय में ऐसे ही हमारे वीडियो आप देखते रहिए और अध्ययन को निरंतर जारी रखिए। तब तक के लिए आप बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।